क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाजशास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक नंबर का। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, समाजशास्त्र का लक्ष्य क्या है? केवल सांस्कृतिक अध्ययन, सामाजिक संरचना का अध्ययन, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन, केवल आर्थिक विकास का अध्ययन। तो समाजशास्त्र का लक्ष्य है सामाजिक संरचना का अध्ययन। क्या है? सामाजिक संरचना का अध्ययन। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, समाजशास्त्र का जनक माना जाता है कस्तूरी प्रसाद को, जेन एडम्स को, अगस्त काम्टे को, केंट को। तो समाजशास्त्र के जनक है मेरे प्यारे बच्चों अगस्त काम्टे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है? विज्ञान है, कृषि है, जातिवाद है, प्रौद्योगिकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है जातिवाद। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? एक रूपता एक ग्रामीण समाज की विशेषता है, कृषि भी ग्रामीण समाज की विशेषता है, प्राथमिक संबंध भी ग्रामीण समाज की विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, गतिशीलता ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन किस आयोग ने किया है? RN मंडल आयोग ने, KS गिल आयोग ने, NSS आयोग ने, सेन आयोग ने। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन सेन आयोग ने किया है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1947, 1950, 1956, 1960। तो जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत हुई थी 1950 में। जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत भारत में 1950 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद। तो भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सभी। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा ए सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा है? रॉस ने कहा है, स्पेंसर ने कहा है, सोरोकिन ने कहा है, हर्षकोविट्स ने कहा है। तो संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे हर्षकोविट्स ने कहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर है, भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1947, 1950, 1956, 1960। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1950 ईस्वी को। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर प्रश्न है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया था? कस्तूरी प्रसाद, वर्गेके ने, एमिली डर्काइम ने, केंट ने। एमिली डर्काइम ने सामाजिक संरचना का अध्ययन किया था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनिवेशवाद वह प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश अन्य कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करके उनके संसाधनों का शोषण करता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, लिंगानुपात को स्पष्ट करें। तो लिंगानुपात किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात है।
जिसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या लाभ हैं? तो वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है रोजगार में वृद्धि, दूसरा है मुआवजे में वृद्धि, तीसरा है उच्च जीवन स्तर, चौथा है निवेश में वृद्धि, पांचवा है बुनियादी ढांचे का विकास। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है किसी क्षेत्र में अत्यधिक और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जिससे संसाधनों की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है 15 नंबर, संस्कृतिकरण को परिभाषित करें। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज या समुदाय के लोग दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाकर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करते हैं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, जनजातियों के अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। जनजातियों को अर्जित विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक आधार पर, जिसमें शिकारी, खाद्य संग्रहकर्ता, पशुपालक, कृषक और शिल्पकार जनजातियां शामिल हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक आधार पर, इसमें भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बांटा गया है। आवासीय आधार पर पर्वतीय, वनवासी, मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों को रखा गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने 1873 में की। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जाति भेद, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समानता और शिक्षा का प्रचार करना था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्न है। पहला है पर्यावरणीय क्षति, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता घटती है और जल प्रदूषण होता है। आर्थिक असमानता के आधार पर बड़ी भूमि जोत वाले किसान लाभान्वित हुए, जबकि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से पिछड़ गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। औद्योगिक समाज में मशीनों का उपयोग, शहरीकरण, श्रम विभाजन, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता प्रमुख विशेषताएं हैं जो उत्पादन और जीवन शैली को बदलती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर है, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो वर्ग आधारित आंदोलन वह सामाजिक और राजनीतिक प्रयास हैं जो किसी विशेष वर्ग जैसे श्रमिक, किसानों या निम्न वर्ग के अधिकारों, हितों और समानता की मांग के लिए किए जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर मिलेगा और उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण वह सामाजिक एवं आंदोलनात्मक प्रयास हैं जैसे आरक्षण, शिक्षा, जागरूकता अभियान, सामाजिक समता गतिविधियां जो जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समानता, अधिकार और विकास की दिशा में योगदान देते हैं। इसके बाद 22 नंबर है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण है, पहला है लिंग चयनात्मक गर्भपात यानी कन्या भ्रूण हत्या के कारण, दूसरा है प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी का असुरक्षित उपयोग, तीसरा है पढ़ाई लिखाई का भेदभाव यानी बेटी शिक्षा के प्रति कम जागरूकता, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर है, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण के कारण रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं जिससे संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं। इससे पारिवारिक एकता कमजोर होती है, आर्थिक सहयोग कम हो जाता है और सदस्य अधिक स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। इसके बाद है 23 नंबर, क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ स्थानीय सरकार के तहत होती हैं जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों की योजना बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, आजीविका और स्थानीय मुद्दों का समाधान करना शामिल होता है जिससे गांव का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। इसके बाद है 25 नंबर, क्या कह रहा है, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। पर्यावरणीय आंदोलन वह सक्रियता है जिससे समाज प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास के लिए काम करता है। ये आंदोलन पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करते हैं।
इसके बाद है 26 नंबर, क्या कह रहा है? सामाजिक आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन समाज में बदलाव लाने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो व्यक्ति, समुदाय या समाज के अधिकार, समानता और न्याय की लड़ाई को मजबूती देते हैं। यह आंदोलनों से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है, कुरीतियों को समाप्त किया जाता है और लोगों को सशक्त किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक मिलेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलन में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है? अथवा दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। फिर 28 नंबर है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको तैयार करेंगे। फिर अथवा करके दिया है, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 29 नंबर है, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।